Very good afternoon to everyone. So we are going to start with the second part of the international business environment. एक छोटा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं। हमने आप लोगों से ऑलरेडी बात किया हुआ था कि बिजनेस इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो हम लोग अब जो बात करने चल रहे हैं वो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करने चल रहे हैं तो यहाँ पर माइक्रो एस्पेक्ट ज्यादा आएगा। माइक्रो एस्पेक्ट की बात हमने पहले वाले लेक्चर में इसके फर्स्ट पार्ट में किया हुआ था। तो देयर आर 7 types of macro environment which is mentioned in your syllabus: foreign environment, geographical environment, economic environment, socio-cultural environment, political environment, legal environment, and technical environment. ये all these environment you have to read in the context of for international business. देखिए, जो पिछली सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने इंटरनल बिजनेस के डिफरेंस में पढ़ा था कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है और माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है। हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा था वो था पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल का मतलब क्या था? वही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर भी हम लोग वही उसी का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे हम लोग उसको डील करेंगे, how we are going to react it in the international perspective. So we will start with the foreign environment. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें। एक मिनट। इंटरनेशनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में जो फॉरेन इन्वायरमेंट या जियोग्राफिक इन्वायरमेंट जो पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट। हाँ, तो फॉरेन इन्वायरमेंट में जो पहला एस्पेक्ट हमारा आता है वो है जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशियो कल्चरल, लीगल और इकोलॉजिकल फोर्सेस। अगर हम इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले आप जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट की, अगर जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात कर लीजिए तो जियोग्राफिकल लोकेशंस आर प्लेइंग ए मेजर रोल। हम किसी भी बिजनेस को जब इस्टेब्लिश करते हैं तो देन वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ in which environment we are going to operate, which type of industry. देखिए, जियोग्राफिकल जो environment है या जियोग्राफी जो है, जैसे लोकेशन ऑफ द कंट्री, कहाँ आप किस लोकेशन में हैं। अगर मान लीजिए हमें मिडिल ईस्ट में या ईस्ट एशिया में हमें अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कोई एक ऐसा देश सिलेक्ट करेंगे, एक ऐसे जगह पर हम अपने सेंट्रली लोकेटेड अपने इंडस्ट्री को लगाएंगे जहां से हम उसके नियर बाई कंट्रीज को भी सप्लाई कर सकें। जैसे ईस्ट एशिया को कवर करने के लिए सबसे पहले कंट्रीज ने चुना था कि जियोग्राफिकली लोकेटेड सही भी था लोकेशन चाइना को। तो चाइना धीरे धीरे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला गया। अब चाइना को चुनने का कारण दो था। एक तो ये था कि वहां पर जो सरकार थी उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टैक्सेस में, लेबर लॉज में और बाकी और रूल्स एंड रेगुलेशंस में, एस्टेब्लिशमेंट में, इन सब में बड़ा उसने छूट दे रखी थी। उनको थोड़ा सा रूल्स को थोड़ा लिबरल कर रखा था और प्रायोरिटी दे रहे थे फॉर एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग हब एंड they were providing them the facilities for establishing the manufacturing units in China
तो वहां पर कंपनी जाकर के एक तो जो फैसिलिटीज थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि लैंड एक्विजिशन होना चाहिए, एडिक्वेट लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि जब लैंड एक्विजिशन करते हैं तो डिस्प्यूट रेज होता है, लेस डिस्प्यूट होना चाहिए, लीगली और सोशली जो है वो एक साउंड प्लेस होना चाहिए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट होती हो, तो ऐसी जगह पर ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा सकती है। जैसे अगर आप अपने यहाँ पर लीजिए टाटा नैनो लगना शुरू हुआ तो जियोग्राफिकल लोकेशंस को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल को के सिंगूर में शुरू किया गया था, लेकिन वहां पर इतना पॉलिटिकल एग्रेशन शुरू हो गया कि टाटा को अपना नैनो प्लांट वहां से इवन 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, यू कैन इमेजिन 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद टाटा को वो प्लांट शिफ्ट करना पड़ा सानंद में, गुजरात में। अब आप समझ सकते हैं कि दिस kind of activity is going to deteriorate the condition of manufacturing units। तो चाइना इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनता गया क्योंकि वहां पर सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फैसिलिटेट करना शुरू किया था। तो अच्छा, दूसरा अब जियोग्राफिकल हम लोकेशंस पर आते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशंस वाइज अगर हम देखें तो वहां से कंपनीज अपने सामान को हर जगह एक्सपोर्ट कर सकती थी। इवन दे कैन सेंड देयर गुड्स इन यूरोपियन कंट्रीज बाय रोड कनेक्टिविटी अच्छी थी। साउथ एशिया में अगर वो सेंड करना चाहें तो मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, उधर जापान इज वेल कनेक्टेड विद द सी वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ऑस्ट्रेलिया को वो सामान भेजना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया वाज वेल कनेक्टेड विद द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। India was not only connected with the road transportation, but it was also connected with the water transportation। इसलिए इंडिया में तो आप जानते हैं कि हम टोटल अपने टोटल कंजम्पशन का 45% ऑफ टोटल इंपोर्ट, जितना हम टोटल इंपोर्ट करते हैं उसका 45% अकेले हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यू कैन इमेजिन कि इतना बड़ा अमाउंट हम, मतलब नियर अबाउट 50% हम इंपोर्ट चाइना से करते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए यूनिक लोकेशन फॉर द कंपनी टू एस्टैब्लिश देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेयर दे आर ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिशिंग देयर यूनिट्स। तो ये फॉरेन एनवायरनमेंट में जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ये बड़ा मायने रखता है। अब अगर मान लीजिए हम इकोनॉमिक पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं, फाइनेंशियल और सोशियो कल्चरल की बात कर ले, क्योंकि इसके बाद हम फाइनेंशियल पर आते हैं। सोशियो कल्चरल, अच्छा, एक होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट। हमने पिछले उसमें आपसे बात किया था कि कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी इम्पैक्ट्स द बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जैसे आप देख लीजिए, अगर हम बात करें चाइना में, तो चाइना में लेबर सस्ता है। लेबर सस्ता होने की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है वो कम होती है। एक वर्किंग एनवायरनमेंट की बात है, लेबर लॉज बड़े सख्त हैं उनके यहाँ, और लेबर टाइम से होता। हमारे यहाँ, अपने यहाँ इंडिया की बात अगर कर लीजिए और जापान से तुलना करिए तो जापानी वर्क कल्चर थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा माना जाता है अच्छा इंडिया के बनस्पत। यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग जाएगा तो पता चलेगा कि ट्रैफिक जाम से पहुंचते पहुंचते ही लेबर आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया, अब या 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया। जबकि जापानी कल्चर ये है कि वहां का की सोसाइटी ऐसी है, वहां टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से काम खत्म करेंगे। यहाँ टाइम से थोड़ा लेट पहुंचेंगे और देर तक काम करते रहेंगे। ये कल्चर है वर्क कल्चर। तो हर जगह का वर्क कल्चर डिफरेंट होता है और उसका इम्पैक्ट कंपनी के, अगर मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जापान में भी ऑपरेशन अपना यूनिट चला रही है और इंडिया में भी अपना यूनिट चला रही है, तो जो इंडिया में उसको लेबर लॉज रखने पड़ेंगे, जो लेबर लॉ इंडिया में उसको
एचआर पॉलिसी रखनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अडॉप्ट करेगा वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन और एचआर पॉलिसी को वो जापानी वर्क कल्चर में नहीं अडॉप्ट कर सकता है। जापान में टाइमिंग का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन इंडिया में यहाँ पर 10 मिनट का उसको ग्रेस पीरियड देना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी आदमी जाम में फंस गया, कभी मान लीजिए यहाँ पर बरसात ऐसी होने लगी, या मान लीजिए कभी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो गई, या कभी और बहुत सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में, इसकी वजह से कभी कभी आदमी अपने चाहते हुए भी अपने काम को ठीक टाइम से नहीं कर सकता। दूसरी चीज देखिए, ट्रेडिशंस, सोशियो कल्चरल में ट्रेडिशंस बड़ा महत्व रखता है, लैंग्वेज बड़ा महत्व रखता है। आप वेस्टर्न में चले जाइए, जो लैंग्वेज वहां बोली जाती है, इसी यूपी की बात कर लीजिए, वेस्टर्न लैंग्वेज थोड़ा सा आपको लगता है कि अरे ये कैसे बोल रहा है, ये तो इट इज हैविंग अ डिसरिस्पेक्ट विद मी, जबकि उनके लिए वही रिस्पेक्ट है। वो लैंग्वेज ही साफ तू क्या करता है, कर रहा है। अब तू इज द respectful word for them, but for Eastern UP it is a very disrespectful word. So language is also putting a very important role in the social cultural environment. Multinational companies has always faced to these kind of cultures. और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जैसे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, अमेरिका में आजकल एक प्रॉब्लम आई हुई है, फेसबुक से करीब more than 100 companies have withdrawn their advertisement. आप लोगों ने ये न्यूज पढ़ा था? एनीवन? आपने पढ़ा था कि करीब 100 कंपनियों ने फेसबुक से अपने यस सर एडवर्टीजमेंट को अभी उन्होंने ये डिसाइड किया है कि दे विल नॉट एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इन कमिंग टाइम, जब तक कि फेसबुक अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं कर लेता है। आपने किसी ने पढ़ा था इस चीज को? ऐसा क्यों हुआ था? पढ़ा था। ऐसा क्यों सर? हेटफुल कमेंट्स की वजह से और हेटफुल जो भी थे पोस्ट की वजह से। रेसिज्म जिसको कहते हैं, रेसिज्म जो उसकी वजह से हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट का जो मामला चल रहा है, वेरी गुड, जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो मामला चल रहा है वहां पर, तो फेसबुक के ऊपर ये आरोप लगा है कि ये कम्युनिटी हेटर्ड को बढ़ावा दे रहे हैं अपने, मतलब दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग द कमेंट्स which community hatred are putting on the Facebook walls. फेसबुक को उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि फेसबुक को ये डर है कि कहीं उसके जो यूजर्स हैं वो फेसबुक छोड़ ना दे, इसलिए वो उन पर उतना ज्यादा सख्ती नहीं कर रहा है। तो कंपनीज ने ये कहा है कि जब तक फेसबुक अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करेगा, वी विल नॉट गिव द एडवर्टाइजमेंट टू द फेसबुक। तो दिस इज द मेजर एस्पेक्ट। आप सोचिए, दिस इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, मेजर एस्पेक्ट है ये। इसी तरह आप कहीं पर चले जाइए, अब जैसे मिडिल ईस्ट में चले जाइए, मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी का विवाद अक्सर चलता रहता है, कभी रेसिज्म को लेकर के चलता रहता है। अभी आज यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर सिर्फ इसलिए एक बवाल खड़ा हो गया कि एक पादरी ने या एक व्यक्ति ने क्या किया कि कुरान को शायद उसने जला दिया था या कुछ ऐसे ही किया था। इसके बाद वहां पर इतना बड़ा बवाल हो गया कि पूरी वहां की स्वीडन में हुआ था सर। हाँ, स्वीडन में राइट, स्वीडन में हुआ था। तो स्वीडन, दिस इज सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। व्हाइल एंटरिंग इन द international business, a company always have to keep in the mind the local culture of the nation where they are going to operate the business. अब इसके बाद चलते हैं अगले पर। जियोग्राफिकल हमने इतनी देर से, अच्छा दूसरा जियोग्राफिकल में हमने वेदर, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर जो है ये हमेशा इफेक्ट करता है। अच्छा, कुछ चीज सर्टेन चीजें हैं जिनको हम इवन विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट चेंज इट। जैसे अगर हम एक बात करें कि अगर वाइन का उत्पादन करना है, वाइन का प्रोडक्शन करना है, तो स्वाभाविक है जो रॉ मटेरियल है, अगर फ्रांसीसी वाइन है
तो फ्रेंच वाइन का प्रोडक्शन तो फ्रांस में ही हो सकता है, ना कि इंडिया में हो सकता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है या जो उसका फ्लेवर है या जो उसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो वहीं के क्लाइमेट में मिलेगा। अब आसाम की टी जो है आसाम में ही पैदा हो सकती है, उसको यूपी में आप पैदा करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर। आप चाहें कि नारियल की खेती हम ला करके यूपी, बिहार और एमपी में कर लेंगे, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो मसाले हैं, सेब को लेकर के आप कहें कि हम कश्मीरी सेब ला करके यूपी में पैदा कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, वेदर वहां का ऐसा है कि वेदर और सॉइल ऐसा है कि वो वहीं पैदा हो सकता है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड वेदर होता है वो वहीं पर अवेलेबल है, तो इसलिए वहां पर होता है। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लीजिए, टेम्परेचर वहां का ऐसा है जिसके जो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो आप कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लीजिए बट ये चीजें वहीं पर संभव है, पॉसिबल होती है। तो भाई आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कहीं लगा सकते हैं, हार्डवेयर इंडस्ट्री को कहीं लगा सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री को कहीं लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन की इंडस्ट्री तो वहीं लगेगी जहां पर कॉटन पैदा होता है। रॉ मटेरियल जहां होता है कॉटन की इंडस्ट्री तो वहीं लगानी पड़ेगी। हाँ, कॉटन प्रोडक्शन करने के बाद आप क्लॉथ की इंडस्ट्री आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो दिस इज द जियोग्राफिकल aspect of the international business environment which affects the business firm and the different pattern of various goods and services. Now coming on the economic environment, economic factors relate to the economic system of the country. आप बहुत आसानी से एक बात कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर कैसे कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे इसमें मैंने लिखा भी है आपको, इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल, एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट एक्सेट्रा, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं बिजनेस को। कैसे कैसे करते हैं? अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करें, इन्फ्लेशन रेट आप लोगों ने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन रेट वो होता है जब महंगाई बढ़ रही होती है और मनी की परचेजिंग पावर घट रही होती है। तो जनरली ये लगता है कि इन्फ्लेशन इज ए वेरी बैड थिंग फॉर द इकोनॉमी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर इन्फ्लेशन रेट एक निश्चित लेवल से घट जाए तो वो इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचाने लगती है, बिकॉज देयर विल बी जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो जरूरत होती है, बूस्टअप फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, आपको जो एक बूस्ट चाहिए कि फॉर हैविंग मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल इन दैट थिंग। भाई आप ज्यादा प्राइस बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो आप मोर इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंस्पायर होंगे कि उसके पहले इंस्पायर हो जाएंगे, नहीं। तो इन्फ्लेशन, मॉडरेट रेट ऑफ द इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब जैसे डबल डिजिट में पहुंच जाना, जैसे 10%, 11% या 12% की रेट में अगर इन्फ्लेशन पहुंच जाए तो ये बहुत हाइपर रेट होता है। इतने हाइपर रेट में पहुंचने के पर ये स्थिति आएगी, द कंज्यूमर्स विल नॉट बी एबल टू कोप अप देयर इनकम विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। भाई उनकी इनकम भी तो उसी लेवल से बढ़नी चाहिए तभी तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब इनकम उनकी बढ़ रही है 2%, 3% की रेट से और आपका प्राइस बढ़ रहा है 10%, 12% की रेट से, तो ऐसे में जो कंज्यूमर होगा दे विल नॉट बी एबल टू बाय द प्रोडक्ट एंड दे विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम द प्रोडक्ट। तो वो क्या कर देंगे, अपनी डिमांड को घटा देंगे। ऐसे में इकोनॉमी में रिसेशन आने का खतरा हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ए मॉडरेट, तो बहुत लो लेवल का इन्फ्लेशन या बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेशन, दोनों इकोनॉमी के लिए बहुत खतरा होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अब स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए टाटा या मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड मान लीजिए सीधे कंज्यूमर से डील कर रही है, तो जो इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में होगा
that inflation rate may not be in the India and that inflation rate may not be in the European countries. वही inflation rate आप कहें कि inflation rate अगर आप ये कहें उम्मीद करें कि जापान में भी होगा, it may not be possible in Japan also. तो inflation rate आप हर जगह पर अलग अलग होगा। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपनी प्राइसिंग पॉलिसी वहां लोकल मार्केट को ध्यान में रख कर, लोकल मार्केट का मेरा मतलब यह है कि डिफरेंट कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट को रख करके अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को तय करना पड़ता है। तो इन दिस वे द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस इंपैक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी वर्ल्ड वाइड। इंटरेस्ट रेट, अब कंपनी को मान लीजिए एक्सपेंशन करना है और दे रिक्वायर द कैपिटल, तो स्वाभाविक है कि मैकडोनाल्ड अगर हम इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो वो कंपनी एक्सपेंशन के लिए अगर जा करके अमेरिका से पूंजी जुटाएगी तो इट विल नॉट बी पॉसिबल एंड ये फिजिबल भी नहीं होगा। तो वो लोकल लेवल पर अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा तो स्वाभाविक है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होगा। दूसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैकडोनाल्ड का आपने एक फ्रेंचाइजी ले लिया और मैकडोनाल्ड ने फ्रेंचाइजी को बांट दिया और स्टोर्स खोल दिए, और अगर आप ये उम्मीद करें कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में जो इक्वालिटी है, इनकम जो है डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। इनकम डिस्पैरिटी मतलब अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। अब अगर अमीर 10% है और गरीब 90% है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो टारगेट पॉपुलेशन होगा, जो आपकी मार्केट होगी वो 10% है, बाकी 90% तो मार्केट आपकी छूट जा रही है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कंट्री, मिडिल ईस्ट में कोई इस समय क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर हमेशा गृहयुद्ध चल रहा है, कोई न कोई लड़ाई चल रही है, आपस में कबीलों की लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही, तो वहां की इकोनॉमी हमेशा डिस्टर्ब है। तो इसलिए वहां पर कोई भी कंपनी अपना एक्सपेंशन नहीं करना चाहती, रादर देन दोज कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग इन द सेक्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑयल एंड गैस। अगला बात कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट, अब स्वाभाविक से आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए तो हाउ द एम्प्लॉयमेंट लेवल इज गोइंग टू इंपैक्ट ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयमेंट लेवल जितना हाई होगा, इनकम उतनी ही ज्यादा इनकम होगी। इनकम होगा तो इकोनॉमी में डिमांड होगा, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डिमांड। डिमांड ज्यादा होगा। अगला है एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर गवर्नमेंट का बजट सोशल सेक्टर में एलोकेशन ज्यादा है, सोशल सेक्टर में ध्यान रखिए मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट बजट का, अगर सोशल सेक्टर में एलोकेशन ज्यादा है तो इकोनॉमी विल हैव ए बूस्ट इन द डिमांड। जैसे अभी देखिए आपने क्या हुआ, पैंडेमिक में जब सारे लोगों की इनकम घट गई या लोगों की छटनी हो गई तो सरकार ने उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया कि जहां पर इनकम तो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अब जैसे अब सरकार ने डिसाइड किया कि हम हर व्यक्ति को जिनका जो माइग्रेट करके शहरों से गांव में आए हैं उनको हम 2-2 हजार रुपया देंगे, 2-2 हजार या हजार रुपया पर मंथ हम देना शुरू करेंगे। तो देन व्हाट इज द इम्पैक्ट? उनसे उस 1000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ गया, इनकम लोगों की बढ़ी, वो 1000 रुपया that 1000 rupees is going in the hand of the public and from that money they are going to purchase some product, but that money is not creating any production in the economy. Therefore this is having a induced impact, जिसको हम प्रेरित मांग कहते हैं, डिमांड वाया income generation. So this is having a induced impact on the economy. तो in this way हम कह सकते हैं कि साउंड इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, साउंड मतलब एक स्थिर स्टेबल इकोनॉमी, a sound economy is having more important role in the business, international business environment. सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ।
Now coming on the political environment. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमने आपसे कुछ समय पहले भी चर्चा किया था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आप एक कंपनी है, मान लीजिए वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। इंडिया में मान लीजिए पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की पॉलिसी थोड़ी अलग थी। इसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इनकी पॉलिसी थोड़ी अलग है। इनके प्रायोरिटी सेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं, उनके प्रायोरिटी सेक्टर्स बिल्कुल अलग थे। इसी तरह आप अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका में ट्रम्प की पॉलिसी ये थी कि वी विल हैव मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल्स अमेरिकन्स। अब अमेरिकन्स को एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, H1B वीजा को कैंसिल कर दिया, वीजा को लिमिट कर दिया और आउटसोर्सिंग बंद करा दी। अब इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होगा? मल्टीनेशनल कंपनीज को ही तो होगा। अब इन सब पॉलिसीज को, अब जैसे बात करिए कि सरकार ने कहा कि हम FDI में छूट दे देंगे, 100% FDI, रिटेल सेक्टर में 100% FDI कर देंगे। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, जितने भी पिछले समय में एग्रीमेंट्स हुए थे मल्टीनेशनल कंपनीज में और चाइनीज कंपनीज ने जिस बिड को, बिड का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसको एक उसमें क्या कहते हैं, वर्क हासिल किया था, वर्क परमिट पाए थे जिन्होंने उसमें एक्वायर किया था। हाँ, नहीं एक्वायर नहीं किया था, जो नीलामी जिसको कहते हैं, वही भी बोली लगाई जाती है ना। ऑक्शन, राइट। ऑक्शन में जिसमें राइट, ऑक्शन वर्ड इज द करेक्ट वर्ड। ऑक्शन में जब जितनी भी चाइनीज कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था तभी तो उनको वर्क अलॉटमेंट हुआ था। अब ये पॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल पर आप ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल लेवल पर ये पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुआ और सरकार ने क्या किया, सारी चाइनीज कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिया। Who is going to impact? मल्टीनेशनल कंपनीज। जो कंपनीज, इवन की जो कंपनीज लखनऊ में काम कर रही थी, जिन डिफेंस सेक्टर में जिन कंपनीज को वर्क अलॉटमेंट हुआ था, जिन कंपनीज को आपके इस मेट्रो प्रोजेक्ट में वर्क अलॉटमेंट हुआ था, सारे बिड कैंसिल हो गए एंड दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आप सोचिए, टिकटॉक इज द बेस्ट एग्जांपल, पबजी इज द बेस्ट एग्जांपल। They are facing the economic impact due to the political environment. Are you getting the point? अरे भाई 240 ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया तो इससे उनका इकोनॉमिक, टिकटॉक सबसे बड़ा यूजर बेस उसका इंडिया में था। Now the company is trying to sell the business to Facebook और वो एक ऑप्शन तलाश रहा था, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही क्लियर हुआ कि इवन की अगर कंपनी अपना इंडियन सेगमेंट केवल अगर फेसबुक को सेल कर देता है तो भी हम उसको परमिट नहीं करेंगे, ये भी डील कैंसिल हो गई, डील मैच्योर हो ही नहीं रही है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन एट इंटरनेशनल लेवल। You while writing the in your answer you can quote these 240 apps with China which have been banned by the Indian government. This is the best example. और इससे बढ़िया तो कोई एग्जांपल हम दे ही नहीं सकते इस समय खैर। लीगल इन्वायरमेंट, हमने आपको कई बार ये चीज बताई है कि लीगल इन्वायरमेंट जो है वो लोकल, all the companies who are working at the multinational level, बहुत बड़े लेवल पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो काम कर रहे हैं, they have to cope up with the local laws. They have to abide with the law of the local government and authorities. देखिए अब टाइम हमारा ओवर हो रहा है, लेस देन 1 मिनट है। जैसे ही आप ये क्लोज होगा, you please join with the same user ID and password so that we can take the attendance, ठीक है? तो technical environment we have discussed earlier,
So this was the second phase of the international business environment. अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, मॉर्निंग में कल 9 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे